तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज 14 फरवरी। सबसे पहले आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और इस अटैक में सीआरपीएफ के हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो उन तमाम शहीदों को नमन, उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र दे। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट था और ठीक 14 फरवरी को हुआ था। तो आज पुलवामा की बरसी भी है। इसके अलावा आज 14 फरवरी है तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को। वसंत पंचमी की भी बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको शायद सुनाई है जो इंसान के बस में नहीं होता, जिसे साइंस मानता नहीं है। उसे हम आत्मा, जिन, भूत, प्रेत, ये सारी चीज़ें मानते हैं। किसी भी देश के कानून की किसी किताब में इन लोगों का मतलब जिक्र नहीं है, अगर क्राइम के नज़रिए से आप देखेंगे तो। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट और केसेस हुए जहाँ पर बाकायदा अदालत और पुलिस थानों के रजिस्टर पर और अदालत के रिकॉर्ड पर भूत प्रेत का जिक्र है, बाकायदा कानूनी किताबों में है। कई ऐसे केसेस हैं जिनको सुलझाने का काम इन्हीं आत्माओं या भूत प्रेत ने किया। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें जब ज्यूरी और अदालत बैठी तो जज के सामने अजीब कश्मकश थी। वो ये कि इस केस का फैसला तो वो सुना रहा है, लेकिन इस बात से भी बच रहा है कि उस भूत का जिक्र इस केस में ना किया जाए, क्योंकि उसका कोई सबूत तो है नहीं, ना उसके किसी वजूद के बारे में कोई पुख्ता तौर पर कह सकता है। लेकिन ज्यूरी मेंबर नहीं माने और जज साहब मजबूर थे। लेकिन ये केस आज भी जिंदा है और आज भी लोग इसे याद करते हैं। और इस केस का एक दूसरा नाम है और वो है ग्रीन बियर काउंटी घोस्ट। जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक कत्ल की कहानी है, लेकिन इस कत्ल में कहाँ से भूत आता है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात है 1896 1896 की, मतलब आज से 128 साल पुरानी। अमेरिका में एक जगह है, ये जो ग्रीन मैंने आपको बताया कि बियर, ये अमेरिका के वर्जीनिया में ग्रीन बियर एक काउंटी है। उसी काउंटी में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था एल्वा जोना। एल्वा जोना की उम्र करीब 22-23 साल थी। एक रोज़ अक्टूबर का महीना 1896 की बात, एल्वा जोना की मुलाकात एक नौजवान से होती है। उस नौजवान का नाम था इरास्मस। तो जोना इरास्मस को देखते ही अपना दिल दे बैठती है। फिर दोनों धीरे धीरे बातचीत करते हैं, प्यार होता है और आखिरकार कुछ वक्त के बाद ही अक्टूबर 1896 में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। और 23 जनवरी 1897 में दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और 23 जनवरी 1897 को शादी कर लेते हैं। चूँकि इरास्मस भी ठीक ठाक परिवार से था और जोना भी, दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और राजी खुशी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। जनवरी में शादी हुई, उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन फिर 1896 में इन दोनों की जब मुलाकात हुई, शादी हुई, उसके बाद जोना प्रेग्नेंट हुई। करीब 7 महीने का गर्भ उसके पेट में था। एक रोज़ घर के अंदर वो सीढ़ी से उतर रही थी और अचानक उसका पैर फिसला। फौरन इरास्मस भाग कर आया। उसने देखा बुरी तरह से चोट लगी थी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोली और कहा कि अब ये जिंदा नहीं है, मौत हो चुकी है। इरास्मस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वो बीवी को अपने गले लगा लगा कर रोने लगा। तब तक आस पड़ोस से बात होते हुए परिवार तक पहुंची। तमाम लोग इकट्ठा होने लगे और जिस तरीके से इरास्मस रो रहा था, लोगों को लगा कि हाल में शादी हुई, 7 महीने का पेट में बच्चा था, ये बाप बनने वाला था और देखो ऊपर वाले का जुल्म कि इसके साथ क्या किया। अब तमाम लोग आए शोक जताने के लिए, अफसोस जताने के लिए, लेकिन जो भी आते, इरास्मस अपनी बीवी जोना से हटता ही नहीं। वो लगातार उसको गले लगा लगा कर बस रोता रहता।
फिर ये हुआ कि अब भाई इसको दफनाना है, अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। नेक्स्ट डे 24 जनवरी 1897 की बात है। 24 जनवरी 1897 को जोना को वहीं इलाके के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्रिस्तान में दफनाने से पहले तक लगातार इरास्मस हो रहा था, यहाँ तक कि जब ताबूत में बॉडी थी और रखा जा रहा था तब भी वो गले मिल कर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे हटाया। इस दौरान न मालूम कितने ही लोग आए जो खुद जोना की एक बार आखिरी बार देखना चाहते थे, तो बस वो शक्ल देखते और बॉडी से ये इरास्मस हटता ही नहीं। वो लगातार गले लगाकर रोता ही रहा। लोग भी भावुक हो गए। खैर किसी तरह उसको उससे जुदा किया गया, ताबूत बंद किया गया और दफना दिया गया। वक्त बीता, इरास्मस का जख्म धीरे धीरे भरने लगा और महीना बीत गया। अब फरवरी 1897 आ गया। करीब महीना जब बीता तो एक रोज़ जोना की माँ अपने घर में थी। रात का वक्त था, बिस्तर पर गई सोने के लिए। नाम है जोना की माँ का मैरी जैन। तो मैरी जब सोने के लिए बिस्तर पे गई तो अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने आंखें खोली तो सामने एक साया सा दिखाई दिया और वो कह रही है माँ माँ माँ। वो घबरा गई, उठी, फिर आसपास देखा, भागकर दूसरे कमरे में गई, कोई नहीं था, आकर सो गई। अगले दिन फिर वो रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे लगा कि फिर कमरे में कोई है। मैरी उठी और फिर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, कोई नहीं था। वो थोड़ी घबराई, डरी भी। अगले दिन उसने अपने बाकी रिश्तेदारों को ये बात बताई। लोगों ने कहा तुम्हारा वहम है, अभी तुम्हारी जवान बेटी की मौत हुई है, शायद तुम्हारे जहन में वही सब चल रहा है। उसने भी खुद को दिलासा दिया। अगला दिन आ गया। नेक्स्ट डे वो बिस्तर पर जा रही थी, फिर उसे लगा कमरे में कोई है, लेकिन इस बार पहली बार एक आवाज़ आई, माँ माँ, मैं हूँ तुम्हारी बेटी। अब मैरी घबरा गई। उसने कहा मैं ही हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ, तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तो बड़े डरते हुए उसने कहा कि बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा माँ मेरे कातिल को सज़ा दिलाओ। मैं मरी हूँ लेकिन सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी हूँ, मेरा कत्ल हुआ, मेरा मर्डर हुआ है। अब मैरी ये सुनकर घबरा गई, लेकिन उठकर इससे पहले कि कुछ और पूछती बात होती, साया गायब। उसने अगले दिन सबको जिक्र किया घर में। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे लगातार दिमाग में यही चल रहा, कहीं बाहर आओ, घूम आओ। उसने कहा नहीं, मेरा यकीन है कि कमरे में कोई आता है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो एक बेटी भूत बनकर अपनी माँ को अपने कातिल के बारे में बता रही है। कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर एक सस्पेंस रहस्यमय कहानी है, गुमशुदा लड़की। एक लड़की जो 25 मई 1996 को गायब हो गई। सिर्फ 19 साल उसकी उम्र है। अब वो लड़की गायब हो गई, उसके बाद कहाँ है, जिंदा है भी कि नहीं है? यही पूरी रहस्यमय कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर आप सुने, गुमशुदा लड़की। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। नेक्स्ट डे फिर हुआ, फिर आई, फिर बात हुई। ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन गुजर गया और एक रोज़ फिर वो अपने कमरे में थी और अब मैरी आदी हो चुकी थी। उसे लगता था कि ये सच में उसकी बेटी है और वो उसकी माँ है, तो जाहिर सी बात है अब वो उसका डर दूर हो गया और लगा बेटी कुछ कहना चाहती है। एक रोज़ फिर बिस्तर पर थी मैरी, सामने आई जोना, कहती माँ मैं तुम्हारी बेटी।
अब वो अंधेरे में लग रहा है कि हाँ खड़ी हुई है। तो उसने कहा अच्छा बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा माँ मैं सीढ़ियों से गिर कर नहीं मरी हूँ, मेरा कत्ल हुआ है और आप मेरे कातिल को सज़ा दे रहा हो। तो उसने पूछा कि अच्छा पूरी बात बताओ। उसने कहा कि आपको अगर सबूत चाहिए तो मैं अभी इसी वक्त सबूत दे सकती हूँ। माँ ने कहा दो। तो उसने कहा कि मेरे गले पर निशान है और उस निशान से आपको पता चल जाएगा कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी हूँ, बल्कि मेरा गला घोंट कर मारा गया है और उसके सारे निशान आपको दिखाती हूँ। और वो खड़ी हुई और वैसे ही जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि वो तो सीधी खड़ी है, गर्दन पूरा घूम गया 360 डिग्री में, और अचानक अब उसका चेहरा दिखाई दिया और उसका गर्दन देखा। माँ ने माँ को देखा कि उसके गर्दन पे तो बहुत सारे निशान हैं। उसने पूछा ये क्या है। उसने कहा मेरा गला घोंट कर मारा गया है, मेरे गले की गर्दन की हड्डी टूट गई जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाई और मैं मर गई। तो उसने कहा कौन है तुम्हारा कातिल। उसने कहा मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा अपना हस्बैंड, मेरा अपना पति है। इरास्मस ने ही मुझे मारा है। वो कहती क्यों। उसने कहा कि अक्सर वो झगड़ा होता था और मुझे उसके बारे में पता चला था कि मुझसे शादी करने से पहले वो ऑलरेडी 2 शादी और कर चुका है। और इस बात का जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उससे पूछा कि तुमने छुपाया क्यों। तो इस बात पे हमारी लड़ाई होती थी। उस रात भी वो आया और मैंने उससे यही जिक्र किया और वो लड़ पड़ा। मैंने भी बोला और उसने गुस्से में मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और इतनी ज़ोर से दबाया कि फिर मुझे कुछ याद नहीं। फिर मैं सीढ़ी के नीचे पड़ी हुई थी। माँ ने कहा कि ये तो तुमने कहा, लेकिन कौन मानेगा। उसने कहा माँ अच्छा चलो आप एक काम करो, आप जब मैं मरी थी तब तो आप आई थी घर पे, आपने मुझे देखा था, आपने कुछ नोटिस किया था। तो उसने कहा नहीं मैंने क्या, मतलब तुमको देखने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी में अपने होश में नहीं थी। उसने कहा माँ आपने तो मुझे पाला है, पोसा है, बचपन से आपने देखा है, मेरी शादी के बाद भी आप घर आती जाती रही है, कभी आपने मुझे नेक गाउन पहनते हुए देखा है? एक ऐसा गाउन जो गले को छुपाए। मैं तो हमेशा स्लीवलेस टाइप का गाउन पहनती थी। मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक कभी नेक गाउन नहीं पहना। जब मेरी लाश आपने देखी थी तो अब याद है आपको मैंने कौन से कपड़े पहने थे। अब माँ ध्यान देती है और फिर अचानक उसे याद आता है कि हाँ जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ बड़ी अटपटी लगी थी, और वो इसलिए याद है मुझे कि तुम सीढ़ी से गिरी, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, गाउन लंबा था, तो मैं यही सोच रही थी कि शायद गाउन में तुम्हारा पैर फंस गया और तुम नीचे गिर गई और उस वजह से तुम्हें चोट लगी और तुम्हारी मौत हो गई। और इरास्मस ने हमें यही बताया था। उसने कहा माँ आपको ध्यान देना चाहिए था कि बचपन से जो चीज़ मैंने कभी नहीं की, जो कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, जो मुझे पसंद नहीं थे, मैं उस दिन ये गाउन क्यों पहनूंगी। तो उसने कहा इस गाउन से क्या लेना देना। उसने कहा उस नेक तक का गाउन उसने मुझे इसीलिए पहनाया था इरास्मस ने कि मेरे गले पर जो निशान थे चोट के वो कोई देख ना पाए, उसको ढक दिया था उस गाउन से। फिर उसने कहा अच्छा वहाँ दूसरी तीसरी बात पूछती हूँ, वो भी बताओ, शायद आपको कुछ अजीब लगा हो। उसने कहा हाँ। बोले जब मेरी मौत हुई आप भी आए, तमाम लोग आए, किसी को भी मेरी लाश के करीब इरास्मस में आने दिया। ये बात माँ को याद थी। उन्होंने कहा कि वो लगातार बेतहाशा तुम्हारी लाश से लिपट कर रो रहा था पूरे दिन, और कोई भी करीब जाता तो वो दूर कर देता। उसने कहा आपने सोचा ऐसा क्यों? एक शख्स जो लगातार रो रहा है कितनी दूर रोएगा, बाकी लोग भी हैं। वो रो नहीं रहा था, वो मेरी लाश से लिपट कर ये नहीं था कि उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, बल्कि वो सिर्फ अपने गुनाह को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा था। उसे मालूम था कि अगर उसके लाश के करीब कोई और आया उसके अलावा तो फिर उस गले का ज़ख्म उसको दिखाई दे जाएगा, और जैसे ही गले का ज़ख्म दिखाई देगा तो फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। अब माँ ने यह भी कहा कि हाँ ये तो लगातार हुआ, किसी को भी लाश के करीब तुम्हारे आने नहीं दिया। तो उसने कहा लेकिन बेटा डॉक्टर ने तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया और उसने कहा कि तुम्हारी एक्सीडेंटल गिरने से डेथ हुई है। उसने कहा मॉम आप जाकर उस डॉक्टर से बात करो, किसी वकील के थ्रू बात करो। उस डॉक्टर का नाम था नैप, डॉक्टर नैप। उसने कहा आप सिर्फ डॉक्टर से इतना पूछना कि क्या उसने मेरी सही एग्जामिन किया था, मुझे सही तरीके से जांच की थी कि मेरी डेथ कैसे हुई, आप ये पता कर लो, और जो भी चीज़ बताई उसको सोचना, पर मेरे कातिल को सज़ा ज़रूर दिलाना, वरना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी।
अब ये डिटेल में जब बात हुई तो फिर मैरी घबरा गई, उसे एक एक चीज़ अब याद आने लगा। इसके बाद वो नेक्स्ट डे ही एक वकील के पास पहुंची। एक लोकल वकील था जो वहीं पे रहता था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। उसने जाकर उस वकील को ये सारी बात बताई। वकील हंसा, बोला मैरी तुम ये क्या बोल रही हो? एक भूत आता है और तुम्हें बताता है कि मेरे गले पे ज़ख्म है, ऐसे मारा, मैंने नेक गाउन कभी नहीं पहनी, मेरी लाश से किसी और को लिपटने नहीं दिया ताकि उसकी सच्चाई सामने आ जाए। अदालत छोड़ो, मुझ पे मैं भी यकीन नहीं करूँगा क्योंकि इन चीज़ों को मैं मानता ही नहीं हूँ। करीब 6-8 घंटे तक मैरी उस प्रोसिक्यूटर के पास बैठी रही और उसे कंफर्म करती रही। उसने कहा कि आप देखो मुझे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, आप देखो मुझे, आपको क्या लगता है कि मेरे बेटी की मौत के सदमे में मैं ऊल जुलूल बातें कर रही हूँ? आप किसी से पूछो, मैं 1 महीने तक नॉर्मल थी। ये जब से आना शुरू हुई है और जब उसने कल रात मुझे डिटेल बताई है, मुझे डाउट है। वकील कन्विंस नहीं हो रहा है। उसने कहा ठीक है आप मत हो, मेरी बेटी ने भी यही आकर कहा था। आप एक काम तो कर सकते हो, आप डॉक्टर नैब से ये तो पूछ सकते हो कि उसकी मौत की वजह क्या थी, क्या उसने सही तरीके से उसको एग्जामिन किया था। दिल रखने के लिए वकील ने कहा कि ठीक है चलो हम दोनों चलते हैं डॉक्टर नैब के पास। अब दोनों डॉक्टर नैब के पास गए। डॉक्टर नैब वही है जब 23 जनवरी 1897 को जब डेथ हुई थी जोना की, तब वही उन्हीं को बुलाया गया था और उन्होंने उसके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था। अब दोनों पहुँचे। वकील ने जाकर बताया डॉक्टर नैब को कि डॉक्टर नैब आपसे कुछ सवाल है। अभी कहानी नहीं बताई कि बेटी आ रही है भूत बनकर माँ से, ये सारी चीज़ें सिंपल से जाकर कि डॉक्टर नैब हमें वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिसमें आपने जोना जो 1 महीने पहले डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके डेथ पे सर्टिफिकेट पे साइन करने से पहले आपने क्या चीज़ पाया था कि जिसको आपने एक एक्सीडेंटल डेथ बताया और ये कहा था कि एक नेचुरल डेथ थी। डॉक्टर साहब ने फाइल निकाली, देखी, फिर वो चौंके, फिर सामने देखकर कहते हैं मैं सच बताऊं, जब मैं पहुंचा तो देखा वो गिरी हुई थी। उसके हस्बैंड इरास्मस से मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा सीढ़ियों से नीचे गिर गई, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मुझे लगा कि इसको कहीं चोट आई और डेथ हो गई। तो मैंने ईमानदारी से सिर्फ नफ्स देखी उसकी और कुछ नहीं देखी। और जब नफ्स देख के मैंने जैसे ही कहा कि शी इज़ नो मोर, अब वो ज़िंदा नहीं है, इरास्मस पागल की तरह उसके गले मिलकर रोने लगा और वो इस तरह से लिपटा हुआ था उससे कि मैंने उसकी फिर पूरी बॉडी को एग्जामिन ही नहीं किया, ना उसकी बॉडी देखी कि उसके कहीं चोट के निशान हैं कि नहीं है, क्योंकि मेरी बात सुनते ही वो बेतहाशा रोने लगा था और मैं बहुत इमोशनल हो गया। और फिर उसने जो बताया कि नीचे सीढ़ी से गिरी थी, मुझे लगा नेचुरल डेथ है, तो मैंने कायदे से जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, एक डॉक्टर का फ़र्ज़ नहीं निभाया। डॉक्टर नैब ने पूछा लेकिन अब आप क्यों पूछ रहे हो, जब 1-1.25 महीना बीत गया उसकी डेथ को। तब प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर नैब से कहा कि शायद आप यकीन ना करो लेकिन एक कहानी है, वो ये है कि ये उसकी मदर है मैरी, और पिछले 1 हफ्ते से इनकी बेटी इनके सपने में आ रही है और कह रही है कि मेरे कातिल को सज़ा दिलाओ। मैं सीढ़ियों से गिर कर नहीं मरी बल्कि मुझे गला घोंट कर मारा गया और मेरे गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। तो बार बार कह रही है मेरे गर्दन की हड्डी टूटी हुई है जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाई, और ये कत्ल किसी और ने नहीं किया, मेरे पति ने किया, यानी इरास्मस ने। अब जब डॉक्टर नैप ने यह सुना तो वो भी चौंक गए। उनका ये कैसे मुमकिन है कि कोई आकर कह सकता है? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा लेकिन प्रोसिक्यूटर से ही उल्टा पूछा कि आप, एक माँ के सपने में बेटी आती है भूत बनकर और वो बताती है, और आप मुझसे आए। मैंने तो अपनी बात ईमानदारी से कही कि हाँ मैंने चेकअप नहीं किया था ढंग से, मैंने डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि मुझे कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आया और वो बेतहाशा रो रहा था, बॉडी देखने का टाइम नहीं मिला या उसने देखने नहीं दिया। अब ये सोच रहा हूँ उस पहलू से, लेकिन अब इसका होगा क्या? इस केस में अब क्या कर सकते हैं आप? लाश को दफनाया जा चुका है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर लाश को दोबारा निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो। डॉक्टर नैब घबराए, उन्होंने कहा कि ये तो बिना अदालत के मुमकिन ही नहीं है, आपको परमिशन चाहिए अदालत की। उन्होंने कहा अदालत से परमिशन लेते हैं। तो डॉक्टर नैब ने पूछा कि अदालत से किस बेस पे आप परमिशन लोगे? यही कि एक भूत सपने में आकर कह रहा है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है और उसको तोड़ा उसके पति ने,
और इसलिए उसका कत्ल हुआ, या इसके अलावा कोई प्रूफ है आपके पास, कोई तस्वीर लाश की, किसी और ने देखा, कुछ मोटिव इसके पीछे की कहानी, किस झगड़ा होता था, मारता पीटता था, कोई विटनेस? उनका कोई विटनेस नहीं, बस इनकी माँ ये मैरी खड़ी हुई और यही सारी कहानी लेकर आई। बोले बहुत मुश्किल है, फिर भी कोर्ट में अप्लाई करके देखो। अब वकील ने कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि एक ऐसा केस है और जिसकी मौत हुई है वो खुद सपने में आती है और अपने माँ को बताती है। पहले तो अदालत ने कहा यह क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे थोड़ी होता है, माँ का वहम हो सकता है, उसकी बेटी है, कुछ चीज़ें। यहाँ पे प्रोसिक्यूटर या वकील जो है थोड़ा सा होशियार था, उसने साथ में एक पैरा और जोड़ दिया। उसने कहा ये सस्पिशियस डेथ इसलिए भी है कि डॉक्टर नैप ने खुद ये बयान दिया है कि उन्होंने बॉडी को पूरा एग्जामिन नहीं किया था, काउज ऑफ डेथ वो पुख्ता तौर पर नहीं जानते थे, इसलिए कि जैसे ही उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर किया उसका पति उसके गले लगकर रोने लगा और फिर लाश का पीछा ही नहीं छोड़ा। तो ये हो सकता है उसका एक बहाना तरीका, ताकि लाश के जो इंजरी मार्क हैं उसको छुपा सके। कोर्ट ने डॉक्टर नैप को बुलाया, बोला कि ये जो लिखा है ये आप सच है। डॉक्टर नैप ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, जी यही सच है, मैं गया था लेकिन मैंने पूरी तरह एग्जामिन नहीं किया और मुझे जो उसके हस्बैंड ने कहा था उस हिसाब से मुझे लगा ये एक्सीडेंटल डेथ है, तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया था। तो अदालत ने कहा कि यहाँ डाउट हो चुका है, डाउट ये है कि ये एक्सीडेंट है या डेथ है, लेकिन हम ये अदालत भूत के बयान पे कैसे भरोसा करें। अब यहीं पे आ गया कि भूत और फैक्ट्स, बाकायदा ये सब रिकॉर्डेड है कोर्ट में, वर्जीनिया केस। तो वकील ने कहा कि डॉक्टर साहब आप, जज साहब आप भूत और इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए, कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर ये डॉक्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट उनकी सही भी है कि नहीं ये खुद कंफर्म नहीं है, और हालात जो बता रहे हैं कि कोई भी शख्स उस लाश को करीब से देखा ही नहीं, क्योंकि उसने देखने नहीं दिया पति ने, वो रोने का बहाना कर रहा था लिपट लिपट कर। तो इस डाउट, इस शक के आधार पर कम से कम सच्चाई सामने आए, उस लाश का पोस्टमार्टम हो जाए तो क्या बुरा है। अदालत ने कहा कि ठीक है इसका फैसला करेंगे, लेकिन जूरी करेगी। तब जूरी सिस्टम होता था, एक जज बाकी उसी शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग, ख़ास लोग, अलग अलग तबके के। जूरी का गठन हुआ, जूरी को बुलाया गया, उनके सामने यह केस रखा गया कि एक मौत हुई है, एक जिसकी मौत हुई है वो भूत बनकर अपनी माँ को यही बातें बता रही है, और डॉक्टर खुद कह रहा है कि हाँ मैं नहीं कह सकता कि ये मौत एक्सीडेंटल है या मर्डर है। तो मांग ये है कि इस लाश को कब्र से दोबारा निकाली जाए और पोस्टमार्टम। तो ज्यूरी मेंबर अपना फैसला दें। ज्यूरी मेंबर ने एक तरफा फैसला दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे डाउट है तो बिल्कुल लाश को बाहर निकालनी चाहिए कब्र खोदकर। अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के बाद 22 फरवरी 1897, 22 फेब 1897, यानी कि दफनाने के लगभग 28 दिन के बाद पूरी टीम पहुंची, कब्र से लाश को बाहर निकाली गई, मोर्चरी ले जाई गई, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। अब जब ये लाश निकालने और जूरी मेंबर अदालत की खबरें उस वक्त के अखबारों में, क्योंकि बड़ा पीसफुल एरिया था ये काउंटी, छपने लगा, और भूत के किस्से जब आए तो लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ा। तो अब हर अखबार में ये खबर है, अब सभी जगह पे इंतज़ार हो रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। 3 दिन लगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। 3 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, हर अखबार फ्रंट पेज पे यही स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि एक भूत ने अपनी माँ से जो कुछ आगे कहा वो सच था। जो जोना थी उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसके गले पे चोट के निशान थे, खरोश के निशान थे, और उन निशानों को अगर कोई वो गर्दन खुला होता, ओपन होता, तो अपनी नंगी आंखों से देख सकता था। लेकिन उसे नेक तक का गाउन पहनाया गया था ताकि यहाँ तक का कोई निशान दिखे नहीं, और निशान यहाँ पे था। दूसरा, लाश के करीब किसी को आने नहीं दिया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वही चीज़ बताई जो मैरी को उसकी बेटी ने आकर बताई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गया कि जोना की डेथ एक्सीडेंटल नहीं बल्कि एक मर्डर था, और पेट में 7 महीने का बच्चा था। फ़ौरन इस मर्डर के बाद अदालत के हुक्म पर पुलिस को कहा गया जांच करो, और जांच के फ़ौरन बाद
इरास्मस को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई। थोड़े ही वक्त के बाद इरास्मस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा हाँ, उस रात मेरा झगड़ा हुआ क्योंकि उसे मेरी पिछली 2 शादियों के बारे में पता चल चुका था। एक बीवी से उसका डिवोर्स हो गया था और दूसरी बीवी भी शादी के 1 साल के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो पुलिस ने उसके बयान के बाद अदालत में यह मामला पेश किया। अदालत में जब ये मामला पेश किया तो 22 जून 1897 से ये ट्रायल शुरू हुआ और इस ट्रायल के बाद दोनों तरफ से सारी चीज़ें रखी गई, जूरी मेंबर बैठे। अब जब ट्रायल जा रहा था तो पूरे ट्रायल में बार बार जो जूरी मेंबर थे वो फोकस कर रहे थे जोना के भूत पर, कि ये जोना ही थी जिसने इस केस को खोला। वो अपनी माँ के पास आती और कहती कि मेरा कत्ल हुआ है, मेरी मौत नेचुरल नहीं है और मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा पति है, मेरी गर्दन की हड्डी टूटी है। और हर बात साइंस ने प्रूव किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए। तो जूरी मेंबर ने बार बार कहा कि इस कत्ल का जो चश्मदीद है वो एक भूत है। जज साहब बड़े उहापों में थे कि कानून की पूरी किताब में कहीं लिखा नहीं है कि इन चीज़ों के आधार पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है। जो चीज़ दिखाई न दे, जो चीज़ सुनाई न दे, उसका बयान या उसकी गवाही पर आप कोई मुकदमे का फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन जज एक तरफ, जूरी मेंबर सारे एक तरफ। आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। जज साहब ने जूरी मेंबर की सारी बातें मानी और कहा कि लेकिन कानून की मर्यादा को सामने रखते हुए मैं अपने फैसले में घोस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि ये केस जोना की आत्मा, भूत, आप जो भी कहें, उसने आकर सुलझाया और फिर 1 महीने बाद कब्र से बाहर लाश निकली तो सिर्फ उसकी वजह से, और उसकी गवाही उसकी माँ ने दी। इस पूरे मामले में जब उसकी माँ को कोर्ट में पेश किया गया गवाह के तौर पर, तब भी कोर्ट में बहुत ड्रामा हुआ। जो इरास्मस के वकील थे उन्होंने भरी अदालत में मैरी को एक तरह से दिमागी तौर पे पागल और ये सब करार देने की कोशिश की कि अच्छा आपको भूत दिखाई दिया, अच्छा वो कैसी थी, क्या पहन कर आती थी, ये था, 360 डिग्री में उसने अपना सर घुमा दिया, जख्म के निशान थे। लेकिन मैरी की लोगों ने तारीफ़ की कि वो एक जगह भी न डगमगाई, न उनके वकीलों के बहकावे में आई, और उसने हूबहू वही स्टेटमेंट दिया जो इस केस की शुरुआत में उसने अपने प्रोसिक्यूटर को दिया था, जो डॉक्टर कैप को बोला था, नैप को, और जो फिर उसने अदालत में, पुलिस में अपना बयान दिया था। वो उसने एक एक चीज़ हूबहू पॉइंट टू पॉइंट वही बोली जो पहले दिन से वो कह रही थी, भटकी नहीं। और आखिरकार मैरी के इस बयान, जोना की उस बताने का जो था कि मेरी मौत कैसे हुई, अदालत ने 11 जुलाई 1897 को इरास्मस को अपनी वाइफ जोना के कत्ल का गुनहगार ठहराया और उसे उम्र कैद की सज़ा दी, लाइफ इम्प्रिजमेंट। जब उसे उम्र कैद की सज़ा हुई और ये बात सारी हो गई तो उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बहुत सारे कैदी बंद थे। उन्हें जब पता चला कि ये वही है जिसकी भूत ने गवाही दी थी और जिसकी वजह से खुला, तो कैदियों ने मिलकर इरास्मस को मारने की कोशिश की थी ताकि वो भूत उन लोगों के साथ कुछ ना करे और वो भूत खुशी खुशी लौट जाए। तो मारने की प्लानिंग थी जान से। इत्तेफाक से उन्हीं में से एक कैदी ने जेल अथॉरिटी को ये प्लानिंग के बारे में बता दिया और 1 रात पहले ये खबर जेल ऑफिशियल तक पहुंची और फिर उसे दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया गया और इरास्मस की जान बच गई। लेकिन वो इस जेल में 1897 में उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। 3 साल ही जिंदा रहा। 13 मार्च 1900, बल्कि 3 साल नहीं, हाँ 3 ही साल, 97 था। ठीक 13 मार्च को उसी प्रिजन में, उसी जेल में इरास्मस की बीमारी से मौत हो गई। आज भी वर्जीनिया के इस कोर्ट में इस केस का जिक्र है, बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में है, जो ज्यूरी मेंबर हैं उनके हवाले से है। लेकिन जज के जजमेंट में घोस्ट शब्द नहीं है, पर उनके न होने से भी ग्रीन बियर काउंटी घोस्ट, ये स्टोरी वहाँ के लोगों को आज भी पता है। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज
अमन जोशी इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। राजकुमार चौरसिया इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजकुमार जी। और ये भेजा है मानसी चौरसिया जी ने, उनके हस्बैंड है राजकुमार। डेजी कांडा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डेजी। और नैना एंड वरुण ने भेजा, उनके बिटिया हैं ये। चंदन, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे चंदन। और ये भेजा किशोर सिंह राजपुरोहित ने। साथ ही प्रतीक श्रीवास्तव, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतीक, रितेश ने भेजा है। इसके अलावा स्वीकृति शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वीकृति। और ये भेजा है ऋषि सिंह ने। आज 14 फ़रवरी वैलेंटाइन डे। आज के एक लिस्ट से मुझे साफ पता चल रहा है कि लोग वैलेंटाइन डे के दिन ज़्यादा शादी करते हैं, पता नहीं, रिपोर्ट तो यही कह रहा है, बाकी आप अभी सामने आपके रखता हूँ। अश्विनी और अनिल भाईक, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी वैलेंटाइन डे के दिन, वेरी गुड। रूबी एंड जीशान अंसारी, इन दोनों की भी आज वैलेंटाइन डे के दिन एनिवर्सरी, तो रूबी और जीशान बहुत बहुत मुबारक, बधाई। भोला ने भेजा है। मानवी एंड जोसेफ नेपाल से हैं, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मानवी और जोसेफ। साथ ही हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी प्रीति एंड अंकित, और पक्का आप दोनों से मुलाकात भी होगी। इसके अलावा नमिता और रोहन प्रांजपे, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नमिता एंड रोहन, कनाडा से हैं ये। साथ ही राधा देवी और चुन्नी लाल, ये चूरू से है राजस्थान, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सुप्रिया और श्रीकांत मोटारबार, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो देखा आपने लिस्ट, वैलेंटाइंस डे, मैंने कहा ज़्यादा लोग शादी करते हैं, और इनमें से तो नाम नहीं लूँगा। एक शख्स ने बड़ा अच्छा मेल लिखा, उन्होंने लिखा आज मेरी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी है, तो प्लीज़ विश कर दीजिएगा। अब मैं सोच रहा था खाली उनकी वाइफ को ही कर देता, आज उनको छोड़ देता, पता नहीं इनकी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी आज थी, इनकी पता नहीं कब होगी, मुझे नहीं मालूम, पर इन्हीं में से एक हैं वो। अब आप लोग पहले ही बूझिए कौन हो सकते हैं। पवन कुमार दुबे, थैंक यू सो मच। हैरिस धसमाना एक कहानी की फरमाइश की है। जहीद अंसारी और नसीमा जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और एक कहानी की फरमाइश की है, वो भी सुनाऊंगा। साथ ही मनोहरन, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अरशद रज़ा, थैंक यू सो मच। साथ ही सुमित नागपाल, नहीं सुमित हैं एंड भूल गया आगे क्या लिखा हूँ। अंजू भारती, इन्होंने लिखा है कि उस कहानी के ऊपर कि एलेक जेफरी जो है 1985 में इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स की खोज की थी, तो थैंक यू सो मच अनुज इस जानकारी के बढ़ाने के लिए। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।